Good morning, student. I am Rakesh Yadav, PGT Commerce in Vidya Bharati Public School. Today my topic is Financial Statement of Company, Chapter First Accountancy. First, what is meant by meaning of financial statement? Financial statement are the end of product. Financial statement are the end of product of information account are percently used. Financial statement are the end of the product or process. They provide information about profitability and financial statement of business. ये क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है, और ये प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हमें बताता है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की कि टोटल फर्म में प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इट मीन्स टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है। एज पर सेक्शन 240 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? एक कंपनी होती है। अब बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसमें हम बैलेंस शीट फाइंड आउट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल का निकालते हैं हम। कैश फ्लो, बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन फाइनेंशियल की कितनी है, कि मतलब फर्म में कितना पैसा आया हमारे पास, कितना पैसा गया, इसके फाइंड आउट करते हैं। स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटीज़, और जो हम स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं उसके बारे में इसके अंदर पता चलता है। और एक्सप्लेनेशन ऑफ नोट्स, और नोट्स की एक्सप्लेनेशन भी इसके अंदर की जाती है, नोट्स की एक्सप्लेनेशन भी की जाती है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एज पर सेक्शन 241 ऑफ द कंपनी एक्ट, ऑल कंपनी आर रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। सभी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। इट मीन्स सेम होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होती है और 31 मार्च इसकी क्या होनी चाहिए? क्लोजिंग होती है। इट शैल बी पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल एंड 31 मार्च एवरी ईयर। ओनली कंपनी विच आर होल्डिंग और सब्सिडरी फॉरेन कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द डिफरेंट फाइनेंशियल। केवल एक होल्डिंग कंपनी होती है या फॉरेन कंपनी होती है जिनका अपना फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट होता है और अलग होता है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ कंपनी शुड बी ऑब्जर्व। वैल्यू ऑफ कंपनी शुड बी ऑब्जर्व वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रिक्वायर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अवेयर। सेक्शन 129(1) के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जो कंपनी बैलेंस शीट है वो ट्रू और फेयर होना चाहिए। उसके बाद शेल कंपाइल विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर दिस सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग में स्टैंडर्ड यूज़ किया जाना चाहिए। सेल बी द प्रेस्क्राइब द गिवन शेड्यूल 3 को प्रेस्क्राइब किया जाता है। द प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट हैज़ बीन गिवन पार्ट इन फर्स्ट schedule of third and prescribe schedule of third and prescribe on the preparation of profit and loss count। जो इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट हम पढ़ेंगे वो पार्ट सेकंड शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके बारे में देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताता है। क्या बताता है ये बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस में लॉस कितना हुआ। उसके बाद टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस के बारे में बताता है। उसके बाद टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पोजीशन, मतलब इसमें एसेट्स टोटल कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है बिजनेस के अंदर, इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड से रिलेटेड होता है और ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्हीं की रिकॉर्डिंग करते हैं जो मनी में कन्वर्ट होते हैं, जो मनी में कन्वर्ट नहीं होते उनकी हम रिकॉर्डिंग इसके अंदर नहीं करते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है थ्रू द स्टेटमेंट। हम इसके अंदर जो प्रॉफिट निकालते हैं थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के तरह निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बना के हम इसमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता लगानी होती थी, इसके लिए हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर एक साइड एसेट्स होती है, दूसरी साइड लायबिलिटीज़ होती है। अगर हमारा एसेट ज़्यादा आता है और लायबिलिटी कम है, इट मीन्स बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है। अगर लायबिलिटी मतलब कर्जा हमारा ज़्यादा है तो बिजनेस को लॉस हो रहा है।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इट पोर्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ एसेट्स। ये रिलेशनशिप बताता है लायबिलिटीज एंड एसेट्स के बीच में। क्या बताता है ये, लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में क्या बताता है ये, रिलेशनशिप बताता है। और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट साइड। जो हमारी इक्विटी और लायबिलिटी साइड होती है हमेशा वो एसेट साइड की क्या होती है, बराबर होती है। अगर दोनों बराबर नहीं हुए इट मीन्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा रॉन्ग है। इट इज़ प्रिपेयर द ऑन पर्टिकुलर डेट। ये एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर किया जाता है, न कि पर्टिकुलर पीरियड पे बनाया जाता है। इसको किसे बनाते हैं, पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर करते हैं, पर्टिकुलर पीरियड पे इसको प्रिपेयर नहीं करते। इट शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन्स होता है बिजनेस हमारा लंबे टाइम तक चलते रहना चाहिए। उस बेस पे हम बिजनेस में फाइनेंशियल पोजिशन तैयार करते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा और हमें लंबे टाइम तक बेनिफिट देगा। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट। ये एब्सोल्यूट फैक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर होता है, पर्सनल जजमेंट के ऊपर इसके ऊपर बेस्ड होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मैच रिवेन्यू एंड एक्सपेंसिस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक एक्सपेंसिस होता है और एक एक्सपेंसिस होता है, दूसरा क्या होता है, रिवेन्यू होता है। अगर हमारा रिवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसिस कम है इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमारा एक्सपेंसिस ज़्यादा है और रिवेन्यू कम है इट मीन्स सफ़र लॉस, हम लॉस को सफ़र करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड नॉट फॉर पर्टिकुलर डेट। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं वो पर्टिकुलर पीरियड के बेस पे बनाया जाता है, पर्टिकुलर डेट के बेस पे हम इसको नहीं बनाते। और इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट पीरियड हैंस हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसको हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बेस बनाते हैं, पास्ट पीरियड के बेस बनाते हैं, प्रेजेंट पीरियड के बेस पे नहीं बनाते। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेड्यूल थर्ड ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग हमारी जो बैलेंस शीट होती है जो हमने प्लस वन में पढ़ी थी उससे डिफरेंट होती है। ये शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग होती है और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर एज शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग इसको हम तैयार करते हैं। शेड्यूल थर्ड डज नॉट ऑफर एनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, दे आर वर्टिकल फॉर्मेट को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ होती है। इक्विटीज़ और लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर फंड आते हैं। क्या आता है हमारे पास, शेयर होल्डर फंड आते हैं। इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आता है। सेकंड पॉइंट बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास है शेयर अप्लीकेंट्स, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे है नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाते हैं। फिर हम करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बताया। करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, जो एक साल के अंदर जिसकी हम पेमेंट कर देते हैं उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। एक साल के अंदर जिसकी हम पेमेंट कर देते हैं उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग आ जाती है, ट्रेड पेबल जैसे लाइक दैट बीपी वगैरह हो गया वो इसके अंदर आ जाता है, क्रेडिटर हो गया, अदर करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाते हैं। नेक्स्ट साइड हमारी एसेट्स की है। एसेट्स दो टाइप की होती हैं, करंट एसेट्स होती है, एक नॉन करंट एसेट्स होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉन करंट एसेट्स के बारे में देखेंगे। इसके अंदर दो टाइप की होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स भी दो टाइप की होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड कौन कौन सी होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर और एक फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी दो टाइप की होती हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसको केवल हम फील कर सकते हैं, लाइक दैट गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, लाइक दैट बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या होती हैं, टेंजिबल एसेट्स होती हैं। उसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो काम चल रहा है उसके ऊपर जो पैसा लगता है उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। एक इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है वो इसके अंदर यूज होता है। उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो बिजनेस के अंदर लंबे टाइम के लिए पैसा लगाया जाता है, उसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक डेफर्ड टैक्स एसेट्स होता है जो काम है लाइक दैट एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, उसे डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस होते हैं जो लंबे टाइम के लिए बिजनेस को चलाने के लिए हम अगर बैंक से या अदर इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं उसे लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स कोई होती हैं जैसे लाइक दैट बिल्डिंग वगैरह होगी, वो इसके अंदर काउंट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती है जो एक साल के अंदर मनी में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। लाइक दैट करंट इन्वेस्टमेंट।
करंट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेंट्रीज वो होते हैं लाइक दैट स्टॉक वगैरह जो इसके अंदर काउंट हो जाते हैं वो आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, BR बिल रिसीवेबल हमको रिसीव्ड हुआ है वो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब जो जल्दी से जल्दी 1 मंथ में मनी कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज अगर लेते हैं मतलब बैंक से हम लोन वगैरह लेते हैं शॉर्ट टाइम के लिए उसे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज कहते हैं। एक अदर करंट एसेट्स आ जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अंडर व्हाट हेड ऑफ फॉलोइंग आइटम्स ऑन द इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड। देखते हैं कि क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से इसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। लाइक दैट आपके पास प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड जो हमारा होता है प्रपोज डिविडेंड की हेडिंग जो होती है हमेशा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के अंदर मिलेगा और नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा होगा। किसके अंदर मिलेगा? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के अंदर मिलता है और नोट्स टू अकाउंट्स में शो किया होता है। एक होता है अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड। क्या होता है अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड? हमेशा करंट लायबिलिटी के अंदर मिलेगा। ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है और इसकी जो सब हेडिंग है अदर करंट लायबिलिटी में शो किया जाता है। डिबेंचर वो होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस यूज़ करती है, पैसा लेती है क्या मैं बिजनेस को रन करने के लिए। ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। कौन सी होती है? नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो हम लंबे टाइम के लिए बिजनेस में यूज़ करते हैं और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हेडिंग में लिखा जाता है। फिर है मैच्योर डिबेंचर, करंट लायबिलिटी होती है और सब हेडिंग इसकी अदर करंट लायबिलिटीज होती है। कॉल इन एरियर क्या होता है? कॉल इन एरियर मतलब शेयर होल्डर फंड्स इट विल बी डेटेड फ्रॉम द सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। श्रिंकिंग फंड शेयर होल्डर फंड है इसकी हेडिंग होती है और सब हेडिंग इसकी रिजर्व और सरप्लस में शो किया जाता है। प्रोविजन फॉर प्रूडेंट फंड इसकी मेन हेडिंग जो होती है वो नॉन करंट लायबिलिटी में आपको दिखेगी है और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो सब हेडिंग होती है उसके लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर इसको शो किया जाता है। बिल पेबल करंट लायबिलिटी होती है और जो हम शॉर्ट टाइम के लिए एक साल के लिए हम किसी से पैसे वगैरह लेते हैं या सामान उधार पे लेते हैं और इसको ट्रेड पेबल में शो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बिल पेबल के बाद पब्लिक डिपॉजिट जो होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग में लिखा जाता है और इसका जो सब हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। ये क्या है? इस तरह के आइटम हमको बैलेंस शीट्स के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट की हेल्प से हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे किया जाना है। उसके बाद हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में सबसे पहले हमारे पास आती है क्या आता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल हमने कितना सेल किया। अदर इनकम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू आ जाता है। जब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को ऐड किया जाता है तो टोटल रिवेन्यू आपके पास आ जाता है। फिर एक्सपेंसेस के अंदर लेस करते हैं। एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट ये इसके अंदर हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। फिर ये टोटल एक्सपेंसेस आ गया। जब हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर हम टैक्स को लेस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास शो हो जाता है। क्या शो होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शो हो जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है 4 लाख और उसके बाद फीस रिसीव्ड फ्रॉम अरेंजिंग लोन 5 लाख, मिसलेनियस इनकम 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस है आपके पास 2 लाख और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास 1,20,000। अब इसको हम कैसे शो करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पहले लिखेंगे कि इंटरेस्ट लोन गिवन 40 लाख, फीस रिसीव्ड हुआ हमको और लोन अरेंज करने पे 5 लाख की फ़ीस अरेंज हुई है हमारे पास और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने किया 1,20,000। तो टोटल हमारे पास आ गया 46,20,000 इनकम होगी। अदर इनकम क्या क्या है इसके अंदर? कुछ मिसलेनियस इनकम आ गई इसके अंदर हमारे पास 15,000 के। प्रॉफिट ऑन सेल हमने एक बिल्डिंग बेची थी 2 लाख का बिल्डिंग हमारे पास आ गया। तो टोटल हमारे पास 2,15,000 ये आ गया। अब 46,20,000 में 2,15,000 हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल जो रिवेन्यू आया जो टोटल इनकम आई 48,35,000 हमारे पास शो होगी। कितना? 48,35,000 हमारे पास शो होगी। तो इस तरह हम टोटल रिवेन्यू निकालते हैं। टोटल रिवेन्यू को शो किया जाता है। अब इन सब की हम डिटेल से स्टडी करेंगे नीचे दिए हुए लिंक में। थैंक यू।